हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिव्य करियर। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग बीएफएम मॉड्यूल सी विच इज ट्रेजरी मैनेजमेंट उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो पूरे वीडियो को जरूर से एंड तक देखिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द अपलोडेड वीडियोस। साथ में इन सभी वीडियोस की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है, वहां पर आपको इन सभी वीडियोस के पीडीएफ्स मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडे सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। द मल्टीपल रोल्स नेसेसिटेट्स ट्रेजरी टू मैनेज डैश बुक फॉर इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट, डैश बुक फॉर क्लाइंट रिलेटेड करेंसी एंड डेरिवेटिव्स ट्रांजैक्शंस एंड डैश बुक फॉर मैनेजिंग इट्स प्रोप्राइटरी पोजीशंस। ऑप्शंस आर एएलएम, मर्चेंट एंड ट्रेडिंग। ऑप्शन बी मर्चेंट, एएलएम एंड ट्रेडिंग। ऑप्शन सी ट्रेडिंग, एएलएम एंड मर्चेंट। ऑप्शन डी एएलएम, ट्रेडिंग एंड मर्चेंट। सो राइट आंसर है एएलएम, मर्चेंट एंड ट्रेडिंग। जो एएलएम बुक होती है विच इज रिलेटेड टू असेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट, वो इसलिए बनाई जाती है जिससे कि जो इंटरनल रिस्क है वो मैनेज हो सके, जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट है वो हो सके। फिर मर्चेंट बुक होती है विच इज रिलेटेड टू क्लाइंट करेंसीज एंड डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन, क्लाइंट रिलेटेड पोजीशंस के लिए। और ट्रेडिंग बुक होती है जिसके जो प्रोप्राइटरी पोजीशंस है उसको मैनेज करने के लिए। अभी प्रोप्राइटरी पोजीशंस क्या होता है, जैसे जो ट्रेजरी है वो करेंसीज है, सिक्योरिटीज है, इन सब में ट्रेड करती है। ओके, और इससे जो भी प्रॉफिट फिर बैंक को अर्न होता है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है बैंक का, जो बैंक के बिहाफ पे करेंसी, सिक्योरिटी और भी अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड करता है और जिससे बैंक्स क्या है प्रॉफिट अर्न करती है। सो मेजर 3 रूल्स होते हैं इंपॉर्टेंट ट्रेजरी मैनेजमेंट की अगर बात करें तो। पहला रूल होता है लिक्विडिटी मैनेजमेंट का। सेकेंड रूल होता है प्रोप्राइटरी पोजीशंस, प्रोप्राइटरी मैनेजमेंट। एंड थर्ड रूल होता है रिस्क मैनेजमेंट का। ये 3 मेजर रूल्स होते हैं आपके ट्रेजरी के। सो एज ए लिक्विडिटी मैनेजमेंट में क्या करती है ट्रेजरी, जो भी फंड्स है उसको मैनेज करती है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म फंड्स। ये इंश्योर करती है कि जो बैंक्स के सीआरआर एसएलआर रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपरली फुलफिल हो रहे कि नहीं, तो उतना लिक्विड फंड्स भी अवेलेबल होना चाहिए कि अगर कोई शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है वो फुलफिल हो सके। सो असेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट का पूरा काम हो गया। प्रोप्राइटरी पोजीशन में मैंने बताया कि जैसे ट्रेडिंग वगैरह मतलब करती है करेंसीज में, सिक्योरिटीज में, और फिर जिससे कि बैंक्स को प्रॉफिट अर्न होता है। रिस्क मैनेजमेंट में अगेन ये कई सारे जो भी रिस्क एक्सपोज होते हैं बैंक्स को, उसको मैनेज करती है। जब भी ये प्रोप्राइटरी पोजीशंस लेती है, मतलब जब भी ये ट्रेडिंग करती है तो उससे रिलेटेड भी हेजिंग वगैरह करनी रहती है। ओके, इन्वेस्टमेंट के समय, जिससे कि ये सब जो रिस्क है, ओके, इंटरेस्ट रेट रिस्क, वो सब हेज हो सके। तो मैनेज रिस्क का भी काम करती है। तो इससे रिलेटेड ये क्या है, 3 तरीके की इंपॉर्टेंट बुक्स है जो ट्रेजरी मैनेज करती है, वो आपको पता होना चाहिए। एएलएम बुक विच इज रिलेटेड टू इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट, जहाँ पे असेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट का पूरा देख रही है। मर्चेंट बुक जो होती है जहाँ पे जो क्लाइंट को भी के बिहाफ पे अगर ट्रांजेक्शन्स कर रही है। और ट्रेडिंग बुक जहां पर वो बैंक के ही बिहाफ पे, खुद ही बैंक अपना जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है बैंक के बिहाफ पे जो ट्रेड करता है उसके लिए ट्रेडिंग बुक बनाता है। मर्चेंट बुक जो क्लाइंट के बिहाफ पे कर रहा है, ट्रेडिंग बुक जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट खुद से ही बैंक के बिहाफ पे पोजीशंस लेता है सिक्योरिटी मार्केट वगैरह के लिए, उसका सारा एंट्री ट्रेडिंग बुक में करता है। और एएलएम बुक होता है फॉर मैनेजिंग द असेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट। ओके, तो ये देखिए पूरा एक्सप्लेनेशन इधर मैंने मेंशन भी किया है, जो आप पीडीएफ से रीड कर सकते हो। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई हैज परमिटेड बैंक्स टू बोरो थ्रू देयर ओवरसीज करेस्पॉन्डेंट्स इन फॉरेन करेंसी सब्जेक्ट टू अ सीलिंग ऑफ डैश और डैश विच एवर अमाउंट इज हायर। ऑप्शंस आर 100% ऑफ टीयर 2 कैपिटल and or $5 million whichever is higher, 100% of tier 1 capital or $10 million whichever is higher, 100% of tier 1 capital and $20 million whichever is higher, और 50% of tier 2 capital और $10 million whichever is higher। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो आरबीआई ने कुछ रूल्स है इनको रिलैक्स किया है, और जिससे कि जो बैंक्स है वो अब इनकी जो भी ये ट्रेजरीज हैं जो ये काम करती हैं, वो अब ज्यादा से ज्यादा क्या है मनी रेज कर सकती है, बोरो कर सकती है इन द फॉरेन करेंसी फ्रॉम द ओवरसीज करस्पॉन्डेंट्स।
और कितना बोरो कर सकती है उसका लिमिट है अप टू 100% ऑफ देयर टीयर 1 कैपिटल और $10 million, विच एवर इज हायर। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका इस पे पूछा जा सकता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो अब क्या है, ट्रेजरीज इतना क्या है, कैपिटल जो है वो फंड्स रेज कर सकती है इन एनी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी, और उसको फिर क्या है, डोमेस्टिक मार्केट या ग्लोबल मार्केट में डिप्लॉय कर सकती है। ओके, उसका इन्वेस्टमेंट कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ट्रेजरी ऑपरेशंस? Option A, Treasury largely operates in the interbank market, which are almost free of credit risk and hence requires very little capital allocation. Option B, Treasury activity is highly leveraged and hence the return on capital may be quite high. Option C, operational costs in Treasury are low as compared to branch banking, whether retail or wholesale. Option D, all of the above. तो राइट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे ही स्टेटमेंट्स टू है रिलेटेड टू ट्रेजरी ऑपरेशंस। ओके, तो ट्रेजरी ज्यादातर इंटर बैंक मार्केट्स में ऑपरेट करती है। फिर अब बैंक्स जो है वो तो डिफॉल्ट करते नहीं है अपना। ओके, उन्होंने मनी बोरो किया या पोजीशन लिया तो उस पर डिफॉल्ट नहीं करते। सो इट इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम द क्रेडिट रिस्क। बहुत ही हाईली लेवरेज होती है। यहाँ पे आप बहुत ही छोटे अमाउंट ऑफ कैपिटल से आप काफी बड़े स्टेक ले सकते हो। ओके, मार्जिन मनी सिर्फ यूज करके आप बड़ा स्टेक ले सकते हो यूजिंग द मार्जिन अमाउंट और डेट यू कैन सेव। फिर ऑपरेशनल कॉस्ट भी ट्रेजरी के लिए काफी लो होता है, उतना ज्यादा ऑपरेशंस की जरूरत नहीं होती, काफी हाईली स्पेशलाइज्ड काम होता है। हाईली स्किल्ड स्टाफ चाहिए बट नंबर ऑफ स्टाफ रिक्वायर्ड इज लेस। इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट वगैरह कम आता है इन कंपेरिजन टू जो रिटेल बैंकिंग या होलसेल बैंकिंग में जो पूरा ब्रांच सेटअप करने में जो ऑपरेशनल एक्सपेंस आता है दैट इज वेरी हाई। ओके, तो ये सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है रिलेटेड टू ट्रेजरी। ओके, और काफी जो भी ट्रेजरी होती है दे आर इंगेज्ड इन अ वेरी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन इन कंपैरिजन टू रिटेल बैंकिंग। यहाँ पे काफी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन होता है, काफी हाई वॉल्यूम ऑफ बिजनेस वगैरह होता है। ओके, नेक्स्ट है prudential limits for outstanding borrowing transactions in call and notice money market of cooperative bank is dash. Options are 225% of net owned fund as at the end of previous financial year. Option B, 100% of capital funds on a daily average basis in a reporting fortnight. Option C, 2% of aggregate deposits as at the end of previous financial year. Option D, 125% of capital funds on any given day. सो तीन तरीके के मार्केट होते हैं। कॉल मार्केट होता है जहां पे जो बोरोइंग और लेंडिंग होती है दैट इज डन ऑन एन ओवरनाइट बेसिस, वन डे के लिए करी जाती है। ओके, सो एक दिन के लिए आप बोरोइंग लेंडिंग करते हो तो वो कॉल मनी मार्केट होता है, कॉल मनी कहते हैं उसको। नोटिस मनी जहां पे बोरोइंग और लेंडिंग करी जाती है फॉर द पीरियड 2 to 14 डेज, इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है। और टर्म मनी होता है जहां पे बोरोइंग लेंडिंग होती है ग्रेटर देन 14 डेज एंड अप टू 1 ईयर। तो अब इन मार्केट में बोरोइंग लेंडिंग वगैरह करनी है तो उसके भी कुछ प्रूडेंशियल लिमिट्स हैं। ठीक है, जो भी बोरोइंग के लिमिट्स है फॉर द डिफरेंट बैंक्स वो सारे आपको पता होने चाहिए। तो इसमें कॉल और नोटिस मनी मार्केट में कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए बोरोइंग लिमिट क्या है ये पूछा है क्वेश्चन में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 2% ऑफ देयर एग्रीगेट डिपॉजिट एट द एंड ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में उनका टोटल डिपॉजिट्स रहा है उसका 2% मैक्सिमम वो बोरो कर सकती है इन द कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट जहां एक दिन के लिए बोरो लैंडिंग होती है और नोटिस मनी मार्केट जहां 2 से लेकर 14 दिन तक के लिए बोरोइंग लैंडिंग होती है ना। ये जो टेबल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको सारे की ही बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स याद करनी है, कितनी बोरोइंग लिमिट है फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स। तो आप देख सकते हो कॉल नोटिस मनी की अलग दी है, टर्म मनी की अलग दी है, और ये डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बैंक्स की डिफरेंट लिमिट्स दी है। तो ये सारे आप याद करके जाइएगा क्योंकि क्वेश्चन क्या है, पेमेंट बैंक्स का भी पूछ सकते हैं, आरआरबीज और पेमेंट बैंक्स का सेम है। ठीक है, बाकी शेड्यूल कमर्शियल बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी फर्स्ट कैटेगरी में आता है। कोऑपरेटिव बैंक्स प्राइमरी डीलर्स जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह में डील करते हैं, बाई सेल करते हैं, वो प्राइमरी डीलर्स होते हैं। ठीक है, तो इन सभी की आपको प्रूडेंशियल बोरोइंग लिमिट्स इन सब मार्केट में कितनी है एज पर द आरबीआई डायरेक्टिव वो याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग ट्रेजरी बिल्स?
फर्स्ट है, ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू आरबीआई फॉर द मैच्योरिटीज ऑफ 90 days, 180 days, 364 days फॉर द प्री डिटरमाइंड अमाउंट. Second is treasury bill is in electronic form and is to be held in SGL account maintained by banks with Reserve Bank of India. Third, secondary market settlement of treasury bills takes place through Clearing Corporation of India Limited. Fourth, for retail investors, allocation will be restricted to maximum 10% of notified amount. So कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? ऑप्शन ए है 1, 2 and 3, ऑप्शन बी इज 2 and 3, ऑप्शन सी इज 1, 2 and 4, ऑप्शन डी इज ऑल 1, 2, 3 and 4. सो देखिए, ट्रेजरी बिल्स आर इशूड फॉर ए मेच्योरिटी 90 days, 180 days गलत है. कौन कौन से मेच्योरिटी पीरियड के लिए इशू किए जाते हैं, याद रखिएगा. ये इशू किए जाते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 91 days, 182 days एंड 364 days. इसमें 90 और 180 लिखा है तो ये गलत हो गया. ओके फिर ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहते हैं, होल्ड किए जाते हैं. जो सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट होता है विच इज हैज टू बी मेंटेन विद आरबीआई, वहां पे मेंटेन किए जाते हैं. ठीक है. सेकेंडरी मार्केट में इनका सेटलमेंट होता है थ्रू क्लियरिंग कॉर्पोरेशन. किसी तरीके का डिफॉल्ट की जरूरत का जो भी रिस्क है खत्म भी हो जाता है, और वैसे भी गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल को इशू करती है. सो इट इज ऑलवेज गारंटीड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. सो ये वाला भी करेक्ट है. For retail investors, allocation is restricted to maximum 10%. तो ये गलत है. रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो एलोकेशन है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 5%. सो आपका सिर्फ 2 और 3 ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है. सो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया. ओके 2 and 3 आर ओनली करेक्ट. सो ट्रेजरी बिल्स की अगर बात करें, ये आपके शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट इशू करती है थ्रू आरबीआई, जिससे जो गवर्नमेंट की शॉर्ट टर्म फंडिंग नीड्स है वो फुलफिल हो सके. ओके ट्रेजरी बिल के थ्रू जो पैसा रेस करती है उससे अपनी डेट रिक्वायरमेंट्स जो होती है वो गवर्नमेंट पूरी करती है. और ये सब इसकी करेक्टरिस्टिक्स होती है. मेनली जो ट्रेजरी बिल्स है उसको डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू किया जाता है और रिडेम्पशन उसका होता है फेस वैल्यू पे. तो दोनों का डिफरेंस होता है दैट इज मेनली द रिटर्न फॉर द इन्वेस्टर्स. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the statements are correct regarding cash management bills? First is, cash management bills are issued to meet the temporary cash flow mismatches of the government. Second, CMBs in India are non-standard discounted instruments issued for a maximum maturity of 45 days. Third, the settlement of the auction is on T+2 basis and the non-competitive bidding scheme is not extended to CMB. Fourth, investment in the proposed bills is reckoned as an eligible investment in the government securities by the banks for SLR purpose. So आपको बताना है which of the statements are correct. ऑप्शन ए है 1, 2 और 3, बी है 2 and 3, सी is 1 and 4, डी is 2 and 4. सो कैश मैनेजमेंट बिल्स क्या है? अगेन ये गवर्नमेंट इशू करती है जिससे कि वो गवर्नमेंट की जो टेम्पररी कैश फ्लो मिसमैचेस है, टेम्पररी फंडिंग रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो पाए. तो ये करेक्ट है. ये नॉन स्टैंडर्ड डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. ठीक है. बट उनका मैक्सिमम मेच्योरिटी 45 डेज नहीं बल्कि 90 डेज का रहता है. याद रखिएगा सीएमबीज का मैक्सिमम मेच्योरिटी पीरियड 90 डेज का रहता है. तो ये स्टेटमेंट गलत दिया था. जो सेटलमेंट होता है दैट इज डन ऑन अ T+1 बेसिस. T+1 बेसिस पे इसका सेटलमेंट हो जाता है. और ये वाला पार्ट करेक्ट लिखा है. ट्रेजरी बिल में नॉन कॉम्पिटेटिव बिडिंग होती है बट वो सीएमबी में नॉन कॉम्पिटेटिव बिडिंग नहीं होती है. ये चीज ठीक लिखी है. बट सेटलमेंट T+1 बेसिस पे होता है तो ये भी इनकरेक्ट हो गया. फिर अगर बैंक इन सीएमबीज में इन्वेस्ट करती है तो उसको मान लिया जाता है इट इज रिकॉन टूवर्ड्स एसएलआर, जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के अंदर में है ना, कि कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ कैश में रख सकते हैं, कुछ गोल्ड में. तो अगर बैंक सीएमबीज में इन्वेस्ट करती है तो उसको एसएलआर का जो भी परसेंटेज है उसमें मान लिया जाता है कि हाँ ये फुलफिल हो रहा है. ओके डिपेंडिंग अपॉन कितना इन्वेस्ट करती है. सो फर्स्ट एंड 4 इज राइट. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ओके तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप तभी कर पाओगे जब आपको सारे जो भी करेक्टरिस्टिक्स है रिगार्डिंग द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स जो भी है वो क्लियर होंगी. नेक्स्ट है which of the statements are correct regarding certificate of deposits. First is, these are unsecured debt instruments issued by scheduled commercial banks, small finance banks, regional rural banks and eligible financial institutions. Second is, minimum amount of deposit being rupees 5 lakhs and multiples thereof.
Third is minimum and maximum maturity period of CDs 7 days to 1 year issued by banks and 1 to 3 years issued by financial institutions. Fourth, banks are permitted to buy CDs after 7 days of issuance. So option A है 1, 2 and 3 are correct. Option B 2 and 3. Option C 2 and 4 are correct. Option D all 1, 2, 3 and 4 are correct. सो देखिए आपको याद रखना है जो कॉमर्शियल पेपर्स होते हैं वो मेनली कंपनीज कॉर्पोरेट्स होती हैं, हाईली रेटेड कॉर्पोरेट्स होती हैं और इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इशू करते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आपके कंपनीज नहीं, ये सिर्फ बैंक्स ही इशू करते हैं और कुछ एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू करते हैं। अब कौन कौन से बैंक्स इशू कर सकते हैं इसमें? शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और आरआरबीज, यानी कि कोऑपरेटिव बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, ये सब इशू नहीं कर सकते हैं। तो ये कैटेगरी के बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर सकते हैं और कुछ एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कर सकती है। ये करेक्ट है। मिनिमम अमाउंट जो इसमें रेज करती है दैट इज ₹5 लाख का मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है। ओके, और फिर उसके बाद इट इज इशूड इन मल्टीपल्स ऑफ 5 लाख ओनली। टेन्योर की बात करें तो अगर वो बैंक से इशू करे हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सो मिनिमम टेन्योर होता है 7 डेज का और मैक्सिमम 1 ईयर का, क्योंकि ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ही है इसलिए मैच्योरिटी पीरियड 1 ईयर से एक्सटेंड नहीं करता। बट जो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू करते हैं उनका मैच्योरिटी कैन रेज फ्रॉम 1 ईयर टू 3 ईयर्स। अगर बैंक इसको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को बाई बैक भी करना चाहती है, इट कैन बी डन ओनली आफ्टर 7 डेज ऑफ इशुएंस, क्योंकि मिनिमम मैच्योरिटी 7 डेज का है। सो बाई बैक भी 7 डेज के बाद ही हो सकता है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash as a tri-party agent act as an agent between the two parties to the repo trade to facilitate services like collateral selection, payment and settlement services, custody and management during the repo term. Options are RBI, CCIL, SEBI, NSDL. तो राइट आंसर है CCIL विच इज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, सो ये होता है आपका एक ट्राइपर्टाइट रेपो जो होते हैं वहां पर क्या होता है, जैसे रेपो ट्रांजेक्शन्स में 2 ही पार्टीज होती हैं, बोरोअर और लेंडर। बट ट्राइपर्टाइट रेपो में एक और थर्ड पार्टी भी होती है जो ये सारा जो भी पूरा कोलेटरल कौन सा रखना है उसका सिलेक्शन करना, पूरा पेमेंट, सेटलमेंट, सिक्योरिटी का ट्रांसफर देखना, फंड्स डिलीवर हुए कि नहीं हुए, सिक्योरिटी डिलीवर हुई कि नहीं हुई, तो ये सारा कुछ इंश्योर करती है ट्राई पार्टी एजेंट। सफिशिएंट मार्जिन है कि नहीं है तो वो मार्जिन मनी देखना। तो ये कौन एक्ट करता है एज ए ट्राई पार्टी एजेंट? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड करती है, ये CCIL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक्स कैपिटल मार्केट एक्सपोजर have been capped at not exceeding dash of the share capital of the investee company or dash of the bank's own capital plus reserves, lower of the two. Options है ऑप्शन A 20% and 30%, ऑप्शन B 30, 50%, 30 and 30%, 25 and 30%, 25%। सो बैंक्स का जो टोटल कैपिटल मार्केट एक्सपोजर है वो कितना इन्वेस्ट कर सकती है इन द कैपिटल मार्केट में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितना एक्सपोजर ले सकती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट शैल नॉट एक्सीड 30% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ इन्वेस्टी कंपनी। मतलब जहां पे वो इन्वेस्ट कर रही है उस कंपनी की जो पेड अप टोटल कैपिटल है उसका 30% से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, या फिर जो बैंक का खुद का टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व्स है उसका 30% से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, विच एवर इज द लोअर ऑफ द टू। तो उतना मैक्सिमम कैपिटल एक्सपोजर बैंक ले सकती है। और ये कहाँ डिफाइन है? ये आपका सेक्शन 19 सब सेक्शन 2 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर में ये एक्सपोजर लिमिट आपके डिफाइन है। ओके, टोटल एट पोर्टफोलियो लेवल जो बैंक का एक्सपोजर है दैट इज कैप्ड एट 40% ऑफ इट्स नेटवर्थ। जिसमें से जो डायरेक्ट एक्सपोजर है दैट इज लिमिटेड टू 20% ऑफ नेटवर्थ। सो ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल की जैसे बात हो रही है तो वहां पे जो बैंक्स का एक्सपोजर है दैट इज लिमिटेड टू 40% ऑफ इट्स नेटवर्थ। आउट ऑफ दिस 40% डायरेक्ट एक्सपोजर इज लिमिटेड टू 20%। अब जैसे डायरेक्ट क्या हो गया, आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हो
फंडिंग कर रहे हो, बट इनडायरेक्ट कैसे हो गया? इनडायरेक्ट हो गया, आपने जैसे गारंटी इशू कर दी उस कंपनी को, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपोजर हुआ। ओके, एक्सप्लेनेशन भी मेंशन है लगभग सभी क्वेश्चंस के साथ, जो मैंने बताया था, आप पीडीएफ में रीड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the statements are correct regarding issuance of Indian Depository Receipts IDR? First, companies incorporated outside India may issue IDR through a domestic depository to a person resident in India and a person resident outside India. Second is IDR shall be denominated in Indian rupees only. Third, there would be an overall cap of $10 billion for raising capital by the issuance of IDR by the eligible foreign companies in Indian markets. Fourth, IDR shall not be redeemable into underlying equity shares before the expiry of 2 years from the date of issuance. So, जो इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स क्या होता है? आईडीआरस के थ्रू जो फॉरेन कंपनीज होती है, वो इंडियन इन्वेस्टर से पैसे रेज कर पाती है इन रुपीस। अब उनको अलग से इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो फॉरेन कंपनी होती है वो क्या करती है, जो ओवरसीज कस्टोडियन बैंक होता है वहां पे अपने शेयर डिपॉजिट कर देती है, और जो डोमेस्टिक डिपॉजिटरी है वो इंडियन इन्वेस्टर्स को आईडीआर इशू करता है, और ये जो आईडीआर है वो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से फॉरेन कंपनीज क्या है, अपना डाइवर्सिफाई करती है, वो इंडियन इन्वेस्टर से भी मनी रेज कर पाती है, और जो इंडियन इन्वेस्टर है उनके लिए भी डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है कि वो फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आईडीआर है। वैसे आपने टर्म सुना होगा अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, तो अगर अमेरिका की में जाकर आप चाहते हो वहां से पैसा रेज करना अमेरिकन में जो यूएस इन्वेस्टर्स है, तो वो एडीआर होता है। उसके अलावा फिर जीडीआर होता है। ओके, फॉर एनी कंट्री एक्सेप्ट द एडीआर, हो ज्यादातर यूरोप के लिए यूज होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। ओके, सो इनमें से कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट है? कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड यहाँ पे सही है। जो फॉरेन कंपनीज होती है वो आईडीआर इशू करती है थ्रू अ डोमेस्टिक डिपॉजिटरी। अब वो पर्सन कुड बी अ रेसिडेंट इन इंडिया और रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, तो ये आपका करेक्ट है। आईडीआर बट जो होता है इट इज डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपी ओनली। ठीक है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स है वो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करेगा, तो इसलिए वो इंडियन रुपीज में ही डिनोमिनेटेड रहता है, ये सही है। There would be an overall cap of $10 billion for raising the capital by issuance of IDR by the eligible foreign companies. तो ये गलत है, टोटल ओवरऑल कैप है $5 बिलियन का, तो वो मैक्सिमम $5 बिलियन ही रेज कर सकती कोई भी फॉरेन कंपनी by issuing the IDR in the Indian market. They shall not be redeemable into underlying shares before the expiry of not 2 years but before the expiry of 1 year. तो अगर उसको रिडेम्पशन करना है, ओके, तो फिर उसका मिनिमम आपको कितना होल्ड करना पड़ेगा? एटलीस्ट 1 ईयर। एक्सपायरी पीरियड इज 1 ईयर मिनिमम। सो आपके थर्ड और फोर्थ इनकरेक्ट हो गए, सिर्फ 1 और 2 करेक्ट है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, ये सारा मैंने एक्सप्लेनेशन इधर भी दिए हैं सारे पॉइंट्स। एक और है, जैसे जब प्रोसीड्स ऑफ द इशू ऑफ आईडीआर शैल बी इमीडिएटली रिपैट्रिएटेड आउटसाइड इंडिया बाय द कंपनीज हु आर इशूइंग सच आईडीआर। तो इससे जो भी पैसा रेज करती है फॉरेन कंपनीज, तो उसको तुरंत ही बाहर रिपैट्रिएट कर लिया जाएगा, जिसके लिए भी उसने यूज करना है फिर उसको यूज करे पैसे वो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग ईसीबी यानी एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग लिमिट एंड लेवरेज? First is, in case of foreign currency denominated ECB raised from direct foreign equity holder, ECB liability equity ratio for the ECB raised under automatic route cannot exceed 7:1. Ratio of 7:1 is not applicable if the outstanding amount is up to $5 million or its equivalent. Automatic route limit has increased from $750 million to $1.5 billion. Issuance of any type of guarantee by the Indian banks or financial institutions, NBFCs related to ECB is not permitted. So जो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग होती है क्या होती है? कॉमर्शियल लोन्स होते हैं जो कि रेसिडेंट एंटिटीज एंड
ओके, एलिजिबल रेसिडेंट एंटिटीज है वो रेस करती है फ्रॉम द नॉन रेसिडेंट एंटिटीज। अब इसको फॉरेन करेंसी में भी रेस किया जा सकता है और इंडियन रुपीज में भी रेस किया जा सकता है। तो कितना आप मैक्सिमम रेस कर सकते हो, कितना आपका डेट इक्विटी रेशियो वो एक्सीड नहीं होना चाहिए, 7:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो आप ईसीबी के थ्रू आपकी लाइबिलिटी बन रही है, मतलब जितना रेस किया इन द फॉर्म ऑफ डेट टू द टोटल इक्विटी। ओके, दैट रेशियो शैल नॉट एक्सीड 7.1। ओके, दैट इज अंडर ऑटोमेटिक रूट। सो ये आपका करेक्ट है। बट ये रेशियो तब एप्लीकेबल नहीं है अगर टोटल अमाउंट आपने जो रेस किया है आउटस्टैंडिंग है दैट इज ओनली अप टू $5 million। ये भी आपका करेक्ट है। जो ऑटोमेटिक रूट के अंदर में पहले जितना मैक्सिमम लिमिट थी फॉर रेजिंग द मनी थ्रू ईसीबी $750 million थी, अब वो इंक्रीज होके $1.5 billion हो गई। तब आप $1.5 billion तक ऑटोमेटिक रूट के अंदर में थ्रू ईसीबी मनी फंड रेज कर सकते हो, ये भी करेक्ट है। अब इसमें किसी भी तरीके का गारंटी अलाउड नहीं है, बैंक्स ये जो है ईसीबी के अगेंस्ट में गारंटीज नहीं देती है, तो ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, ऑल 1 to n, ऑल 1 2 3 4। और अगर बात करें इसमें मिनिमम मेच्योरिटी पीरियड की, तो ईसीबी में जो एमएएमपी होता है, मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड, वो होता है आपका 3 years का। अब इसमें भी कुछ अलग अलग एक्सेप्शन केसेस है जो हमने शायद पहले की क्लास में करे थे। मेच्योरिटी पीरियड जैसे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, ओके, जो ईसीबी रेस कर रही है अप टू $50 million, उनका मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड 1 year का है। ठीक है, तो ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट है, वो भी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। वो मॉड्यूल बी में भी कवर हो गया था, तो इसमें वो वाला क्वेश्चन नहीं लिया। तो मैच्योरिटी पीरियड के भी अलग अलग रूल्स है, वो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज नॉर्मल जनरल रूल है, मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड 3 years का एटलीस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिजिबल अमाउंट फॉर द पर्पस ऑफ इशू ऑफ परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स इन फॉरेन करेंसी शैल बी एज ऑन March 31st ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इज। ऑप्शन है हायर ऑफ 1.5% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट एंड टोटल एडिशनल टीयर 1 कैपिटल। ऑप्शन बी लोअर ऑफ 1.5% ऑफ RW एंड टोटल एडिशनल टीयर 2 कैपिटल। ऑप्शन सी हायर ऑफ 1% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट एंड टोटल एडिशनल टीयर 2 कैपिटल। ऑप्शन डी हायर ऑफ 2% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट एंड टोटल एडिशनल टीयर 1 कैपिटल। सो परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि बैंक्स जो है रेज करती है इसके थ्रू मनी, एंड दैट इज एडेड अंडर एडिशनल टीयर 1 कैपिटल। वो AT1 कैपिटल माना जाता है एंड इट इज सुबॉर्डिनेटेड टू द टीयर 2। ये याद रखिएगा, AT1 में वो ऐड होता है, बट कितना मैक्सिमम रेज कर सकती है इन दिस फॉरेन करेंसी दैट इज लिमिटेड टू ऑप्शन ए विच इज हायर ऑफ 1.5% ऑफ द रिस्क वेटेड एसेट और टोटल ऑफ एडिशनल टीयर 1। इनमें से जो भी हायर अमाउंट है up to that limit PDIs could be issued by the banks in the foreign currency and can be added and can be counted under the additional tier 1 capital। ओके, और साथ में ये भी है कि 49% से ज्यादा कैन नॉट बी इशूड, मैक्सिमम 49% कैन बी ओनली इशूड इन फॉरेन करेंसी या रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ओवरसीज। बॉन्ड्स इशू करके, चाहे वो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स हो चाहे फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स हो, मैक्सिमम ओनली अप टू 49% ऑफ द एलिजिबल अमाउंट कैन बी इशूड इन दीज बॉन्ड्स। ओके, नेक्स्ट है, एनी डिफॉल्ट इन मेंटेनिंग द डेली कैश रिजर्व रेशियो बैलेंस द बैंक इज लाइबल टू पे अ penal interest of dash on the shortfall amount for that day, and if the shortfall continues on the next succeeding day, penal interest shall be recovered at the rate of dash। ऑप्शन से 2% per annum above bank rate and 3% per annum above bank rate। ऑप्शन बी 3% above bank rate and 5% per annum above bank rate। ऑप्शन सी 2% per annum above repo rate and 3% per annum above repo rate। ऑप्शन डी 3% per annum above repo rate and 5% per annum above repo rate। सो कैश रिजर्व रेशियो की बात होती है अंडर सेक्शन 42 ऑफ RBI एक्ट। इसके अंदर में जो बैंक्स होती है उनको सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर एनटीडीएल एज अ कैश रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है विद द सेंट्रल बैंक। बट अगर बैंक्स कुड नॉट मेंटेन दिस डेली CRR बैलेंस, तो उनके ऊपर पेनल्टी लगती है। कितनी लगती है? जो भी बैंक रेट होगा, स्पेसिफाइड बैंक रेट, उसके 3% एडिशनल। अगर 6% का बैंक रेट है तो 9% पेनल्टी लगेगी।
और अगर वो कंटिन्यू होता है CRR शॉर्टफॉल फॉर द नेक्स्ट सक्सीडिंग डे, then 5% above the bank rate would be the penalty imposed on the bank. So option B is the right answer. Next is liquidity corridor that RBI uses to control short-term interest rate is defined or dictated by dash. Option है MSF and SDF rates. Option B repo and reverse repo rate. Option C bank rate and repo rate. Option D SLR and CRR. So liquidity corridor में जो सीलिंग होती है और एक होता है फ्लोर. सो सीलिंग कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट को और फ्लोर रेट कहते हैं डिपॉजिट फैसिलिटी रेट को, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट को. सो एमएसएफ क्या होता है? एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जो होता है, इसके थ्रू जो बैंक्स है वो आरबीआई से ओवरनाइट बोरो कर सकती है बट ऑन अ पेनल्टी रेट, जिसमें कि रेपो रेट से कुछ ज्यादा रेट रहता है, अराउंड 25 बेसिस पॉइंट ज्यादा उनको पे करके वो आरबीआई से बोरो कर सकती है फॉर एन ओवरनाइट बेसिस, एंड इट कुड बी बाय डिपिंग इनटू 1% ऑफ देयर एसएलआर. और जो फ्लोर रेट होता है एसडीएफ रेट विच इज 25 बेसिस पॉइंट्स लोअर देन द रेपो रेट. तो एसडीएफ के थ्रू क्या होता है, जो सरप्लस फंड्स है वो बैंक्स आरबीआई के पास पार कर सकती है विदाउट एनी कोलेटरल. ओके, सो एमएसएफ एंड एसडीएफ रेट्स आर द इज द राइट आंसर. जहाँ पे जो लिक्विडिटी कॉरिडोर है उसका सीलिंग रेट एमएसएफ रेट को माना जाता है बिकॉज इट इज अ सर्टेन परसेंटेज अबव द रेपो रेट, और एसटीएफ होता है इट इज बिलो द रेपो रेट, इसको फ्लोर रेट माना जाता है विच इज यूज्ड बाय द आरबीआई टू मैनेज द लिक्विडिटी एंड द मनी सप्लाई. Next, AD category 1 banks are permitted to become a trading and clearing member of the exchange traded currency options market of the recognized stock exchanges subject to fulfilling which prudential requirements? Options है minimum net worth of 500 crores. Option B minimum CRAR of 10%. Net NPA should not exceed 3%. Made net profit for last 3 years. All of the above. सो जो ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स होते हैं जिनको आरबीआई से परमिशन मिली होती है, ऑथराइजेशन होता है ये ऑफ कोर्स फॉर अंडर फेमा टू एक्ट एज एन एडी कैटेगरी 1 बैंक्स, वो अगर ट्रेडिंग क्लियरिंग मेंबर बनना चाहते हैं ऑफ द एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शन मार्केट, तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होनी चाहिए. ये सारे आप याद रखिए कि उनका मिनिमम नेटवर्थ एटलीस्ट 500 करोड़ का होना चाहिए, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 10% का कम से कम होना चाहिए, एनपीए नेट एनपीए 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और उन्होंने एवरेज लास्ट 3 सालों में कुछ प्रॉफिट ही बनाया हो, लॉस मेकिंग नहीं होनी चाहिए. सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट है मेन डिफरेंस बिटवीन एन ओटीसी एंड एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट इज डैश. ऑप्शन ए टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर स्टैंडर्डाइज्ड इन ओटीसी प्रोडक्ट्स व्हाइल दे आर कस्टमाइज्ड इन एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स. Option B, in OTC products, counterparty risk is prominent, whereas in exchange traded products, counterparty risk is absent. Option C, OTC products are used for speculation and trading, whereas exchange traded products are used for hedging underlying risk only. Option D, in OTC products, there is a net settlement by cash, while in exchange traded products, settlement is mostly by physical delivery. सो ओटीसी जो ओवर द काउंटर होते हैं इट इंक्लूड्स मेनली योर फॉरवर्ड स्वैप्स, और एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं मेनली द फ्यूचर एंड ऑप्शंस. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि जो ओटीसी प्रोडक्ट्स होते हैं वहां पे डायरेक्ट आपकी जो दोनों पार्टीज है वो इन्वॉल्व होते हैं, इट इज मे बी डन इन द इनफॉर्मल वे. सो काउंटर पार्टी रिस्क इन्वॉल्व होती है, देयर इज नो मेन मीडिएटर प्रेजेंट टू सी द मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड एवरीथिंग. बट जो एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स होते हैं जो फ्यूचर ऑप्शंस, ओके वहां पे मीडिएटर होता है, वो देखता है कि भाई काउंटर पार्टी रिस्क ना हो, तो प्रॉपर मार्जिन मेंटेन है, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स वगैरह को पूरा मैनेज करता है, तो इसीलिए डिफॉल्ट क्या है खत्म हो जाता है, वहां पे रिस्क उसकी खत्म हो जाती है. बाकी जो सारे ऑप्शंस है वो इनकरेक्ट है, जस्ट ऑपोजिट लिखे गए हैं. ओके, जो एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं कि कितना लॉट इशू किया जाएगा, कब सेटलमेंट होगा. ओके, और जो ओटीसी प्रोडक्ट होते हैं वहां पे जो अपना पार्टीज होती है वो उनके बीच में कस्टमाइज रहता है, उनको जितना चाहे उतने का कॉन्ट्रैक्ट वो लोग बनाते हैं, जब चाहे सेटलमेंट का डेट रख लिया. ठीक है, और ये सारे भी ऑप्शंस उसी तरीके से ऑपोजिट लिखे गए हैं. ओके, नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर फॉर इंटरेस्ट रेट कॉन्ट्रैक्ट.
Options are credit conversion factor for interest rate contract having tenure up to 1 year is 0.5%. Option B, if CCF for interest rate contract having tenure over 1 year up to 5 year is 1%. Option C, CCF for interest rate contract having tenure over 5 years is 3%. Option D, CCF for interest rate contract having tenure up to 1 year is 1.5%. सो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि जिनका टेन्योर अप टू 1 ईयर होता है वहां पे क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर हम लोग 0.5% लेते हैं। क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर इसलिए लिया जाता है कि जो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट है उसके हिसाब से कैपिटल चार्ज ना रखा जाए या उसके हिसाब से क्रेडिट रिस्क ना ली जाए, बल्कि क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर रखते हैं जैसे 0.5%। तो 0.5% ऑफ द जो भी नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा उसके हिसाब से हम मान के चलते हैं कि इतनी क्रेडिट रिस्क होगी। तो उससे रिलेटेड ये टेबल है जो अगेन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। सो इंटरेस्ट रेट कॉन्ट्रैक्ट्स और एक्सचेंज रेट कॉन्ट्रैक्ट्स और गोल्ड के अलग अलग क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर्स है डिपेंडिंग अपॉन द टेन्योर। तो ये आपको याद रखने हैं। अप टू 1 ईयर के लिए अलग रेट्स है, अबव 1 ईयर अप टू 5 ईयर्स के लिए अलग है, एंड अबव 5 ईयर्स के लिए ये अलग अलग रेट है। 0.5, 1 एंड 3%, 2, 10 एंड 15%। तो ये परसेंटेजेस आप याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन किसी भी टेन्योर और किसी भी टाइप के कॉन्ट्रैक्ट के लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ फ्री करेंसीज फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन डैश। ऑप्शन से रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट ऑफ टू करेंसीज, ऑप्शन बी इन्फ्लेशन रेट इन बोथ द कंट्रीज, ऑप्शन सी स्पॉट रेट एंड टर्म रेट, ऑप्शन डी ऑल्टरनेट रेफरेंस रेट्स एंड आरबीआई रेफरेंस रेट। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए। सो जब हम लोग बात करते हैं इन केस ऑफ फ्री करेंसी, तो जो भी फॉरवर्ड प्रीमियम है जो कि फॉरवर्ड रेट माइनस द स्पॉट रेट, अब चाहे जो फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट है वो किसके इक्विवेलेंट होता है? जो दोनों के बीच का इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस होता है। अदरवाइज अगर इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस होगा और उसके इक्विवेलेंट फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट नहीं चार्ज किया जाएगा तो वहां पे इन्वेस्टर्स के लिए आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटीज बन जाती है। तो वो क्या करेंगे, जहां पे इंटरेस्ट रेट कम है वहां से वो पैसा उठाएंगे, बोरो करेंगे, और जहां पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा है वहां जाकर लेंड कर देंगे या सेल कर देंगे कोई भी सिक्योरिटी, वहां से परचेज करी एक तरफ से जहां इंटरेस्ट रेट कम है, और जहां पे हाई है वहां सेल कर दी। तो इस तरीके से वो प्रॉफिट बुक कर देंगे। तो वो चीज ना हो, इसीलिए जो फॉरवर्ड डिस्काउंट या फॉरवर्ड प्रीमियम होता है वो किसके हिसाब से होता है? कितना इंटरेस्ट रेट है उस कंट्री की करेंसी का। ओके, तो अगर किसी कंट्री की करेंसी का हायर इंटरेस्ट रेट होता है, जैसे कि मतलब इंडिया में अगर इंटरेस्ट रेट है 5% मान लीजिए और यूएस में इंटरेस्ट रेट है 1%, तो लोग क्या करेंगे, यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ पे लेंड करेंगे, या यहाँ से परचेज करके यहाँ पे सेल करेंगे। तो इस तरीके से आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटीज बन जाती है। तो इसी चीज को एलिमिनेट करने के लिए क्या होता है, अब जो इसका फॉरवर्ड रेट होगा, तो अगर इसकी कंट्री का हमारे यहाँ पे हायर इंटरेस्ट रेट है तो इसका लोअर फॉरवर्ड रेट होगा, मतलब ये डिस्काउंट में दिखेगी हमें इन कंपैरिजन टू यूएस। तो जिससे कि आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटीज क्या है, खत्म हो जाए। हायर इंटरेस्ट रेट है तो फिर उतना ही क्या है, इस करेंसी का डेप्रिसिएशन भी दिखेगा इन कंपैरिजन टू दिस करेंसी। ओके, लोअर एक्सचेंज रेट दिखेगा हमें। तो वही चीज देखिए, वन करेंसी एज एन हायर इंटरेस्ट रेट इट विल हैव अ लोअर फॉरवर्ड रेट कंपेयर टू अदर करेंसी बिकॉज द हायर इंटरेस्ट रेट कंपनसेट्स फॉर द एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। ओके, आप एक्सचेंज रेट देखोगे तो फिर इसका 1 यूएस डॉलर 85 इंडियन रुपीज क्यों है? अगर ये 1 डॉलर 1 रुपी का ही बराबर होता और इंटरेस्ट रेट इतना डिफरेंस होता तब तो फिर पूरी पूरी आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटी रहती। ओके, तो इसीलिए होता है। Next up, put option is in the money if dash. Option A, the strike price is less than the market price. Option B, the strike price is more than the market price. Option C, the market price is equal to the strike price. Option D, none of the above. So दो तरीके के ऑप्शन होते हैं, कॉल ऑप्शन विच गिव्स द इन्वेस्टर राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय द अंडरलाइंग असेट्स, जो भी ऑप्शंस हैं उसको एक्सरसाइज करे, और पुट ऑप्शन में सेल का राइट होता है। सो पुट ऑप्शन कब एक्सरसाइज किया जाएगा? इन द मनी का मतलब उसके लिए कब वो प्रॉफिटेबल रहेगा, आउट द मनी कब लॉस मेकिंग रहेगा, और एट द मनी मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। सो पुट ऑप्शन कब एक्सरसाइज किया जाएगा, कब इन द मनी होगा? जब जो उसका स्ट्राइक प्राइस है या एक्सरसाइज प्राइस है वो ग्रेटर होगा इन कंपैरिजन टू द मार्केट रेट।
तभी कोई चीज हम एक्सरसाइज करेंगे जब जो मार्केट में रेट चल रहा है उससे ज्यादा का हम वो चीज सेल कर पाएंगे। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पुट ऑप्शन इन द मनी मतलब कब प्रॉफिटेबल रहेगा, जब स्ट्राइक प्राइस एक्सरसाइज प्राइस हमारा इसका ज्यादा रहेगा, जब हम उसके एसेट्स को हम ज्यादा रेट पे बेच पाएंगे इन कंपैरिजन टू मार्केट प्राइस। और यही ऑपोजिट हो जाता है कॉल ऑप्शन पे, क्योंकि कॉल ऑप्शन बाई का है तो हम बाई कब एक्सरसाइज करेंगे, जब हमारा स्ट्राइक या एक्सरसाइज प्राइस लोअर होगा इन कंपैरिजन टू द मार्केट रेट और द स्पॉट रेट। और एट द मनी चाहे पुट ऑप्शन हो चाहे कॉल ऑप्शन हो, जब दोनों प्राइस इक्वल होंगे, जो हमारा स्ट्राइक या एक्सरसाइज प्राइस है दैट इज इक्विवेलेंट टू द मार्केट और स्पॉट रेट, तो वो एट द मनी है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। नेक्स्ट है, in a rising interest rate scenario, risk of erosion of net interest income is on the account of dash. Options are advances with the floating rate of interest and deposits with fixed rate of interest. Option B, deposits with floating rates and advanced with fixed rates. Option C, deposit with floating rates and advances with floating rates. Option D, deposits with fixed rate and advances with fixed rate. सो नेट इंटरेस्ट इनकम क्या हो गया बैंक्स के लिए, जो इंटरेस्ट ये अर्न करती है ऑन लोन्स एंड एडवांसेस माइनस जो इंटरेस्ट ये पे करती है ऑन डिपॉजिट्स। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है बैंक के लिए, नेट इंटरेस्ट इनकम होता है। तो इरोजन ऑफ नेट इंटरेस्ट इनकम ये नेगेटिव में कब जाएगा, कब लोअर हो रहा है, लोअर कब हो रहा है जब हमें डिपॉजिट्स पे जो पेमेंट है वो ज्यादा करने पड़ रहे हैं और लोन पे हम जो रिसीव कर रहे हैं इंटरेस्ट वो कम हो रहा है, तभी देयर इज अ केस ऑफ इरोजन ऑफ एनआईआई। ठीक है, अब अगर हमारे डिपॉजिट्स फ्लोटिंग रेट्स पे है और एडवांसेस फिक्स रेट पे है, ठीक है, तो क्या है और सिनेरियो क्या है हमारा, राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है। राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो के केस में अगर हमारे डिपॉजिट्स है लिंक टू फ्लोटिंग रेट्स, यानी कि जो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है डिपॉजिट्स पे वो ज्यादा है, और जो हमारे लोन्स है वो तो फिक्स रेट से ही बंधे हुए हैं, बट इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है और डिपॉजिट फ्लोटिंग रेट पे तो हमें इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ रहा है डिपॉजिट्स पे, बट जो हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है ऑन द लोन बिकॉज इट इज दीज आर बेस्ड ऑन द फिक्स रेट, तो हमें इस पे फायदा नहीं मिल रहा है, तो उस केस में हमारा एनआईआई क्या होगा, इरोड होगा। सो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। आप ये सभी में देख सकते हो, जो लोन्स अगर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से हैं और डिपॉजिट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से है, तो लोन फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से है तो चलो अच्छा है, क्योंकि हमारा राइजिंग इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो है, लोन फ्लोटिंग रेट पे है तो हमें अर्निंग्स हाई होगी, बट डिपॉजिट्स फिक्स इंटरेस्ट रेट पे है तो फिर वहां पर हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। ओके, हमें निकालना है कि कब हमारे लिए नुकसान की चीज है, ये हमारे लिए फायदा हो जाएगा एक्चुअली। ओके, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा आज का सेशन ओवर होता है, जहां पर हमने सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करे बेस्ड ऑन मॉड्यूल सी। अगर आपको पसंद आया हो सेशन, जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इन सभी वीडियोस की पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिए, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू।